नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा भुखमरी की और महंगाई की, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और खास भारत जैसे देश में जहां की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा की है। भुखमरी की बात क्यों? 2 दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। इसे जारी करती हैं एक आयरिश एड एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हिल्फे। और 116 देशों का इन्होंने सर्वे किया, जायजा लिया, और 116 देशों में भारत 101वें नंबर पर आया। 101वें नंबर पर। और इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात क्या है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, हम तो इनके बिग ब्रदर हैं। हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं। इनकी तो गिनती कहीं नहीं आती, और भुखमरी के मामले में इनके हालात हमसे कहीं बेहतर हैं, यह दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। नेपाल 76वें नंबर पर है, बांग्लादेश 76वें नंबर पर जॉइंट है, म्यांमार 71वें नंबर पर, और पाकिस्तान भी 92 स्पॉट पर है। और इससे पहले जो 2020 की सूची थी, इसमें 107 देश थे और भारत 94वें नंबर पर था। अब इसमें मदद ली गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में भुखमरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोग भूखे पेट सोते हैं। 69 करोड़ लोग दुनिया भर में भुखमरी का शिकार हैं, और इनमें से 20 करोड़ भारत के हैं। सरकार ने महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय जो है हमारा, तीखी टिप्पणी करते हुए सिरे से खारिज कर दिया है इस रिपोर्ट को कि यह भ्रामक है। गलत जानकारियां, गलत तरीके से जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। भाई, एक फोन कर दिया गैलप ने, 4 सवाल पूछ लिए, उसके आधार पर इस तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही है। यह हकीकत से बिल्कुल जुदा है। यह सरकार की तरफ से दावा किया गया है। मेथोडोलॉजी जो है इस रिपोर्ट की, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। और मेथोडोलॉजी क्या है यह भी मैं आपको बता दूं। 4 मुख्य पैमाने हैं जिस पर भुखमरी का आकलन किया जाता है। कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, इसके बारे में आगे मैं अभी चर्चा में और जानकारी देने वाला हूं। बच्चों के विकास में बाधा और बाल मृत्यु दर। और दरअसल बाल मृत्यु दर में भारत ने काफी तरक्की की है, और सरकार कह रही है इस रिपोर्ट में इस बात का संज्ञान तो लिया ही नहीं गया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यानी कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल भी दिए जाते हैं। और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो जिक्र किया जा रहा है, वहां पर कोरोना की ऐसी मार नहीं थी जैसी कि भारत में थी। लेकिन क्या यह एक समस्या है? क्या सिरे से खारिज कर देने से ही रिपोर्ट बेमानी हो जाती है? क्योंकि यहां पर अभी 4 दिन पहले की बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर यह कहता है कि दुनिया में भारत की विकास दर आने वाले साल में अव्वल रहने वाली है, 9.5% रहेगी, दुनिया भर के तमाम विकसित देश भी 5.36 की विकास दर से आगे बढ़ेंगे, तो सरकार ने इस बात पर तालियां बजाई थी। कहा देखियो IMF क्या कह रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं तो सरकार कहती है कि देखिए हमने अपने दरवाजे खोले हैं, दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत में निवेश करना चाहती है, हमारे FDI भंडार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, $82 बिलियन आ गए देश में। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अच्छी बात करें तो वो ठीक, कहीं सवाल उठें तो सिरे से खारिज।
मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू हो रहा है क्या? और भुखमरी से ही जुड़ा है महंगाई का मुद्दा। और महंगाई 4.35% आंकी गई है कि महंगाई की दर में गिरावट हुई है, लेकिन आपसे बेहतर इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आंकड़े जो होते हैं ना, बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। जो हमारा सीपीआई का इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा महंगाई दर, इसकी जो टोकरी है जिसकी बिना पर इसका आकलन किया जाता है, 299 वस्तुएं होती हैं उसमें। यह मैंने चर्चा की है, आपको विस्तार में जानकारी दी थी। तो कुछ चीजों के दाम घट गए, पर जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं उनके दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पेट्रोल डीजल ये शतकीय पारी, और खुद भी शतक लगा रहे हैं। ये थमने का नाम नहीं ले रही। आईपीएल फाइनल तो जीत गई सीएसके, अब एक और टूर्नामेंट शुरू हो रही है, लेकिन इनका खेल जारी है। 35 पैसे आज फिर बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल के। 16 दिनों में 13 बार दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे, डीजल 4 रुपए 35 पैसे बढ़ चुका है। और 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपए 97 पैसे था, दिल्ली की बात कर रहा हूं। आज 105 रुपए 49 पैसे, 22 रुपए के करीब इजाफा हो चुका है। 10 महीने भी पूरे नहीं हुए, 9.5 महीने हुए हैं। और डीजल 74 रुपए 12 पैसे पर था, और आज की तारीख में 94 रुपए 22 पैसे, तो 20 रुपए 10 पैसे डीजल भी बढ़ चुका है। और इसकी माल भाड़े लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल पर चलते हैं ट्रक, बहुत सारे अब सीएनजी पर भी चलने लगे। सीएनजी के दाम 4 रुपए 56 पैसे बढ़ चुके हैं पिछले 10-12 दिनों में। तो अब टमाटर 100 पार, प्याज 60 के पार, दालें 100 रुपए से ऊपर हैं ही। मुझसे बेहतर जानते हैं आप ये कीमतें, तो एक एक कीमत मैं यहां पर आपको बताकर वक्त जाया नहीं करूंगा। गैस के दाम 305 रुपए 50 पैसे बढ़ चुके हैं। सब कुछ महंगा हो रहा है, खान पान की जो चीजें हैं, जेब पर यह मार हम पर भारी पड़ रही है। तो विपक्ष हमलावर है। ट्वीट करते हैं कपिल सिब्बल, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और वो कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस मोदी जी फॉर इरेडिकेटिंग 1 पॉवर्टी, 2 हंगर, चलाइए उसको, 3 मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर, 4 फॉर आवर डिजिटल इकोनॉमी एंड सो मच मोर। गरीबी भुखमरी भारत को एक वैश्विक शक्ति और डिजिटल इंडिया बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक भूख सूचकांक में 2020 में हम 94 स्थान पर थे, और अब 101 पर। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महंगाई की मार, भुखमरी पर रार, राजनीतिक वार पलटवार हो रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार बिहार में भी चला रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और एक कुपोषण विशेषज्ञ भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो महंगाई की तो बात करेंगे गोपाल बाबू। भुखमरी के मामले में 116 देशों में हम 101वें नंबर पर, और हमारे तमाम पड़ोसी हमसे कहीं बेहतर हैं। यह चिंता का सबब है या यह रिपोर्ट ही गलत है? नहीं, देखिए संदीप जी, जब भी किसी रिपोर्ट पे डिस्कस करना होता है तो पहले उस रिपोर्ट के बारे में जरूर चर्चा करनी होती है। अगर रिपोर्ट में कितना दम है, कितना उसने तथ्यों को साथ में लेके चला है, वो किस आधार पे बनी है, उसने कौन कौन से पैरामीटर्स वो अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किए हैं, यह बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अलग से भुखमरी की चर्चा करेंगे या देश में अलग से खाद्यान्न की स्थिति पे चर्चा करेंगे तो अलग बात है, उस पर
अलग चीज है। अभी आप इस रिपोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसलिए इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सर्वे की सिस्टम्स पे चर्चा करना चाहिए। और जैसा कि विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने स्पष्ट करा है कि पहली तो बात यह है कि यह सर्वे है। सर्वे जो रिपोर्ट होती है, और जो आईएमएफ की बात आपने जीडीपी के साथ इसको कंपेयर की, उसको मैं पहले बता दूं, वह एक डेटा बेस्ड एनालिसिस है और यह सर्वे है, यह ओपिनियन है, यह परसेप्शन है। तो इसमें और उसमें बहुत जमीन सूचकांक भी है, ये इंडेक्स है, सिर्फ सर्वे नहीं है, ये इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स सर्वे के बेस पे बनाया ना उन्होंने, 15-50 जितने भी लोगों को। अच्छा, बाकी इंडेक्स किसके बेसिस पे बनते हैं? सर्वे के बेस पे ही तो बनते हैं। उसमें डेटा है 9.5%, वह एक ऑथेंटिक डिस्कशंस के ऊपर होता है, वो एस्टेब्लिश्ड है। यह एक रिपोर्ट है जस्ट परसेप्शन के ऊपर पे बनी हुई है। और इसमें जो यह महत्वपूर्ण बात है कि कितनी सारी आपने बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स गिनाए। मैं आपको बता देता हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो जिस तरह से अन्न दिया जा रहा है, उसके बारे में इसको कंसीडर नहीं किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर पर्सन पर मंथ जो हर महीने दिया जा रहा है, उसके बारे में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। नहीं तो हमारे 135 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को जो सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न दे रही है, तो फिर उसका क्या है? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मनरेगा में सरकार ने उनको 202 रुपए का 5 किलो अनाज मिल रहा है, अन्न मिल रहा है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। 100 रुपए टमाटर पार कर गया, 60 रुपए प्याज पार कर गए, 200 रुपए सरसों का तेल पार कर रहा है। उसको बनाने के लिए अन्न सिर्फ क्या सूखी रोटी खाएगा आदमी? उसको जलाने के लिए भी गैस का चूल्हा चाहिए। 305 रुपए 50 पैसे उसकी कीमत बढ़ गई। आप इन्फ्लेशन पे बात में दोनों चीज जुड़ी हुई है। दोनों चीजें जुड़ी नहीं है। भूखमरी जो आप इसकी बात कर रहे हो इस रिपोर्ट की, आपने खुद बात की कुपोषण और स्टनिंग और बाल मृत्यु दर, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो आज एसडीआरएफ के अंदर केंद्र सरकार ने कलेक्टर को, जिला अधिकारी को जिम्मेदार बताया कि आपके यहाँ पे, आपके जिले में कोई भूखमरी के कारण कोई किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की है। तो फिर इसका मतलब मोटी मोटी सरकार की जिम्मेदारी है ना। हाँ, तो इसीलिए तो ये रिपोर्ट में जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, आपकी बात को गोपाल बाबू मैं फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ कि जी एक सर्वे कर दिया। सुनिए ना, मैं डेटा पे ही आ रहा हूँ। नहीं संदीप जी, एक मिनट सुन तो लो। हाँ, 10 सेकंड दे दो ना, हाँ, तो प्लीज, आप प्लीज। चर्चा करते हो। हाँ। शुरू में तो आप देते हो ना समय। हाँ, लीजिए ना। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया और इन्होंने कितनी सर्वे किए, कितने लोगों को किया सर्वे? तो सर्वे, परसेप्शन और डेटा, इनको आप कंपेयर करोगे कि नहीं? बिल्कुल करूंगा। आपकी बात फेस वैल्यू पर ले रहा हूं ना गोपाल बाबू, मान लिया आपकी बात। अब सुनिए ना, अब देखिए, अब सुनिए भी, आपकी बात मान ली कि ये सर्वे है, हवाई है, डेटा पर बात होनी चाहिए। अब मैं सरकार का डेटा आपके सामने पेश करता हूं। सरकार तो डेटा कलेक्ट करती है ना। ICDS RRS पोर्टल 30 नवंबर 2020 की जानकारी, जो 30 जुलाई इसी साल मॉनसून सत्र में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका आपने जिक्र किया और जो इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही हैं, स्मृति ईरानी का मंत्रालय, उन्होंने माना कि देश में 9,27,606 सिवियरली अक्यूट मैलनरिश्ड, इन 4 पैमानों में से एक पैमाना, पहला पैमाना कुपोषण, दूसरा शिशुओं में भयंकर कुपोषण, तो सिवियरली अक्यूट मैलनरिश्ड, शिशुओं में भयंकर कुपोषण के चलते 9,27,606 बच्चे 6 महीने से 6 साल की उम्र के बीच वाले ग्रसित हैं, और इनमें से 3,98,359 सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। और यूनिसेफ ने भी एक स्टडी की, उसके मुताबिक 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 10 लाख की हर साल भारत में कुपोषण से मौत हो जाती है। तो ये तो सरकार का आंकड़ा मान रहा है ना
कि 9,30,000 के करीब बच्चे भयंकर कुपोषण से ग्रसित हैं। देखिए संदीप, यह जवाब दिया है। हाँ, नहीं, मैं आपको उसी की बात बता देता हूँ कि देखिए, कुपोषण, स्टनिंग और यह जो चीजें, भुखमरी, यह देश की समस्याएं हैं, इसको डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन ये जो रिपोर्ट जो है कि 116 देशों में हम 107वें रैंक पे हैं, पाकिस्तान, अरे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो अफगानिस्तान हमसे आगे है क्या? ये आप बताओ ना। आप तो देशभक्त मानता हूं मैं आपको, आप बताओ। देशभक्ति का पैमाना यह नहीं होता कि मैं देश के अंदर कोई समस्या है उसको नजरअंदाज कर दूं। नहीं, देश की समस्या पे चर्चा करो ना। फिर मैं समस्या पर ही तो चर्चा कर रहा हूं, ये समस्या है कि नहीं है। तो फिर पिछले साल का भी जो सूचकांक था, उससे पिछले साल का, उसमें भी भारत अपने पड़ोसियों से पीछे रहा है। क्या ये एक समस्या है या हम इसे नजरअंदाज कर आप दें? इस पे चर्चा करो ना कि हम कुपोषण और बच्चों के बाल के पोषण के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके स्टनिंग के लिए सरकार क्या कर रही है, उस पे चर्चा करो ना। तो स्वागत है, हम एक्सेप्ट करेंगे। 9,27,000 अगर सरकार, जो सबसे गरीब महिलाएं हैं उनमें बौनेपन की अब शिकायत आ गई है। लगभग 1 सेंटीमीटर उनकी जो लंबाई है वो घट रही है, ये आंकड़ा भी आया है और सरकार ने यह सर्वे कराया है। तो सर, मिड डे मील को हम इंप्रूव करने के लिए अभी सरकार ने एक पूरी स्कीम निकाली है मिड डे मील की क्वालिटी के लिए। किस तरह का, देखिए, सरकार पहले क्या चलती थी, इम्प्लीमेंटेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है। अगर आप ये मुझे कहोगे कि 80 करोड़ के लोगों को आपने जो फ्री राशन दिया, तो 80 करोड़ लोगों के पास राशन की कमी थी ना, तभी तो उनको दिया ना। तो इसका मतलब तो भुखमरी एक समस्या है ना। मैं आप ही के लॉजिक पर जा रहा हूं। तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न की दरकार है, तो इसका मतलब देश में भुखमरी एक बड़ी समस्या है ना। 5 किलो अनाज ना मिले हर महीने, तो वो भूखे पेट ही सोएंगे। को समाधान के लिए हमने क्या किया, वो अगर 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों को तो राशन नहीं दिया, 180 करोड़ को 80 करोड़ तो बड़ी वो होती है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि 20 करोड़ भारतीय भूखे पेट सोते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। नहीं, ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मनरेगा में, एसडीआरएफ में कलेक्टर को जिम्मेदार दिया है कि कोविड के कारण, त्रासदी के कारण कोई भूखा नहीं मरेगा। राशन भी कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, सरकार ने भी पूरी तरह से काम किया था कि ये जो माइग्रेटरी लेबर है, इन लोगों को मनरेगा में भी पैसा मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी पैसा मिले, रेडी वाले, पटरी वालों को जो समस्या थी उनको भी जो है उनको भी जो समस्या, तो ये चिंता का सबब नहीं है। राशन वन राशन का भी स्कीम लगाया आपको नहीं, स्कीम्स बहुत हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। जो है सामने मैं वो बोलता हूँ। 8 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना के तहत, सुनिए ना गोपाल बाबू, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत एलपीजी दिया गया। पिछले साल सब्सिडी हल्के से में हटा ली गई। आज की तारीख में 3 करोड़ 20 लाख सिलेंडर तो भरे ही नहीं गए। ये हकीकत है ना, सरकार का आंकड़ा है ना। कुपोषण की बात करो ना, कुपोषण की बात करो ना, ऐसे तो फिर मैं, कुपोषण तो खाने से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन आज मैं बता रहा हूं 3 करोड़ 28 लाख मैट्रिक टन का राशन सरकार ने पिछले साल दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है, जो जनता को तो लब्बो-लुबाब ये है कि आपके वरिष्ठ नेता अभय दुबे ये तंज कसते हैं सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, हवाई आंकड़े सर्वे की बिना पर देश का कोई लानत मलानत करना चाहे तो आपको उसमें बड़ा आनंद आता है क्या? जी, बात लाना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वैसे ही इनकी सरकार और इनके मंत्री, ये बहुत साइंटिफिक स्टडी है। ये कोई पर्सन टू पर्सन सर्वे वाली सिर्फ बात नहीं है संदीप चौधरी। इसको जो फूड पॉलिसी रिसर्च सेंटर किस तरीके से इस पर काम करती है, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। इसके 4 बेसिस बनाए जाते हैं। एक होता है जो अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन कितना है। एक चाइल्ड वेस्टिंग होता है, एक चाइल्ड स्टंटिंग होता है, मतलब वजन बच्चों में कितना कम है, बच्चों की हाइट कितनी कम हो रही है।
और मोर्टेलिटी, हाँ, मैंने चारों बताए। ये 4 बेसिक इसके। एक मिनट सुनिए ना, वो क्या करते हैं, हर राष्ट्र के उन्हीं की सरकार के डेटा लेते हैं, वो कोई अपने सर्वे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके अलावा एक जो यूएन का FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा यूज करते हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिक स्टडी है। 2014 में इसका स्कोर था 17.5 और भारत का क्रम था, रैंक थी 55। उसमें से अंडर 5 जो रैंक थी उनको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, वो अलग बात है, लेकिन 17.5 से 27.5 आ गया। इसकी पुष्टि में 2 उदाहरण देकर करता हूं। इसकी एक पुष्टि आपको हो जाएगी, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी आया है 19-20 में, मोदी सरकार ने जो जारी किया है, जिसमें 22 स्टेट्स हैं। खुद मोदी सरकार की स्टेट वाइज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, वो कहती कि 16 राज्य ऐसे हैं जिसमें अंडर नरिशमेंट, भयंकर कुपोषण के शिकार लोग 15-16 की तुलना में 19-20 में बढ़ गए। वो कहते हैं एनीमिक, दूर मत जाइए। सबसे बड़ा प्रांत जिसका उदाहरण देते हैं गुजरात, गुजरात में वो कहते हैं कि 5 से 59 मंथ के जो बच्चे हैं वो 15-16 में 62% थे एनीमिक, जो 79% हो गए। तो ऐसे ही अंडर नरिश बच्चे, आपके एनीमिक बच्चे, बच्चों की हाइट कम, बच्चों का वेट कम, ये गुजरात जैसे प्रांत में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गए। तो अनुमान लगा लीजिए उन 16 राज्यों का क्या होगा। दूसरा उदाहरण देता हूं, इनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, और ये बात जबकि कह रहा हूं जब मैं ये पेंडेमिक नहीं था तब के सारे सर्वे की बात कर रहा हूं। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का सर्वे देख लीजिए। उसने कहा कि 1971-72 के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के शहरी और ग्रामीण भारत की खर्च करने की क्षमता, अर्थात उनका कंजम्पशन, उनका जो फूड इंटेक है वो कम हो गया। कितना कम हो गया? ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मात्र 580 रुपए रह गया और शहरी क्षेत्र में 946 रुपए रह गया, जो पहले की तुलना में बहुत कम है। ये उदाहरण बताते हैं कि भूखमरी की कगार पर मोदी सरकार की नाकाम नीतियों। अब मैं थोड़ा मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर दूं। आपने अच्छा किया, NFHS के सर्वे का आपने जिक्र किया। मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार थी 57,000 बच्चे उन्होंने दम तोड़ा था कुपोषण के चलते। राजस्थान में 20% ऑफ द किड्स अंडर 5 आर वेस्टेड। मतलब ना वो विकसित हो पा रहे हैं, ना लंबाई पकड़ पा रहे हैं, बचपना ही नहीं है उनमें। कहने को वो बच्चे हैं, 24% स्टंटेड हैं, हाइट नहीं पकड़ पा रहे। 44% अंडरवेट हैं। 44% जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है। संदीप चौधरी जी, ये सर्वे हुआ था 15-16, उसके बाद 19-20 में हुआ। आप जानते हैं, मेरे जो मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, उसके पहले 90,000 बच्चे पहला जन्मदिन नहीं मना पाते थे। कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दृढ़ता से हमने काम किया। हमने बहुत सारे नए प्रयोग करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया। पहले तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। हमने कहा कि बच्चों को हम अंडे पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उसमें भी ढूंढने लगे। कितनी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मूल्यांकन करना चाहिए। मोदी जी, गंभीरता से विचार करिए। आपने, चलिए मैं उदाहरण देता हूं, 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी कब थी? जब ये पेंडेमिक नहीं लगा था, तब की रिपोर्ट है आपकी, NSSO का सर्वे है। बताइए RBI की रिपोर्ट क्या कहती है कि क्रेडिट ग्रोथ 58 इयर्स की सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। मतलब औद्योगिक तरक्की भी आपने गर्त में डाल दी थी मोदी जी, जो मैंने अभी रूरल और अर्बन नहीं, मेरी दिलचस्पी इस बात में है, क्या एक आम भारतीय को, हम विश्व गुरु बनने की जब बात करते हैं राजीव रंजन, एक आम भारतीय को 2 जून की रोटी तो कम से कम मिले, भूखे पेट ना सोए। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है उसे रद्दी के टोकरी में डाल दी जाए या उसका संज्ञान लेना जरूरी हो जाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये जो ग्लोबल इंडेक्स है 100 है, इसमें भारत के स्थान को लेकर जो भी चीजें आज बातें कर है, कभी भी सर्वे को लेकर के कोई इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं करते। ये निसंदेह नीति निर्धारकों के लिए एक चेतावनी है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस इंडेक्स में हम कभी बहुत बेहतर स्थिति में थे? पहले 15 स्थानों में कभी थे? ऐसा कभी नहीं हुआ। 2020 में भी हमारी रैंकिंग इससे बेहतर थी, लेकिन हम दुनिया के ज्यादातर मुल्कों से बहुत पीछे। कमो बेश इस इंडेक्स को लेकर के ये एक कारण, बड़ा कारण हो सकता है कि इस दौर में देश ने कोरोना जैसे एक बड़े संकट को झेला है और नीतिगत तौर पर जो भी निर्णय दिल्ली में लिए गए हैं, हो सकता है जमीनी तौर पर उसका लाभ उस हद तक नहीं पहुंचा जिससे भूख से लड़ा जा सके। इसलिए ये एक चेतावनी जरूर है, लेकिन कांग्रेस या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के भी इसमें उनकी जो भूमिका है उसको वो नकार नहीं सकते। अगर इसको अलग अलग राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो स्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी कि इस इंडेक्स में कांग्रेस का योगदान क्या है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स या जो नॉन इंडिया स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है। कुल मिलाकर के ये देश के लिए एक शर्मनाक तथ्य है, इसको स्वीकारना नहीं, इसे वही स्वीकारने की, देखिए हो क्या रहा है राजीव बाबू, गोपाल भाई ने सीधा देशभक्ति का एंगल ले आए कि आप देशभक्त नहीं है। अरे भाई, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना मैं अपना कोई सीना फाड़ कर दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं। मैं हूं भारतीय हूं, आई एम अ प्राउड इंडियन। दोबारा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और इसमें यह कह देना कि अरे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वो भी हमसे आगे, ये मानने को तैयार हो, ये कैसे देशभक्त हो आप? इस बात का देशभक्ति से क्या लेना देना राजीव? जो मानक रखे गए हैं, एक मिनट गोपाल बाबू, आऊंगा मैं आपका रिस्पांस लेने के लिए। राजीव रंजन को रखिए स्क्रीन पर। उन मानकों के आधार पर ही दुनिया के अनेक मुल्कों के रेटिंग को तय किया गया। तो फिर भारत को इस पर यह सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है कि ये जो विश्लेषण है वो तर्कसंगत नहीं है कि जिन मुल्कों के हालात बहुत बुरे हो सकते थे वो आपसे बेहतर कैसे दिख रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पहले भी बहुत अच्छे हम नहीं थे, आज उसमें और ज्यादा उस रैंकिंग में गिरावट आई। और गिरावट इसलिए आई है कि जो एक सम्यक और समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, समस्याओं को बहुत देशभक्ति या ऐसे सवालों से जोड़ करके देखे जाने के बजाय नीति निर्धारकों को ये जरूर सोचना होगा कि 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी जिस देश की है उस आबादी के लिए क्या बेहतर है। और मुझे ऐसा लगता है नीति आयोग को भी अपने कार्य करने की शैली में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। केवल संस्थाओं के नाम बदलने से उनका स्वरूप नहीं बदल जाएगा। उनके कार्य प्रणाली में जो पिछड़े राज्य हैं उनकी भूमिका क्या है, ये बेहतर तरीके से उन्हें भी समझना होगा, जिससे कि ये जो खाई है अमीर और गरीब राज्यों के बीच की, अमीरी और गरीबी के बीच की पर कैपिटा जो निवेश है विकास की राशि का राज्यों में, अलग अलग राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के को लेकर के जो राज्य और केंद्र के बीच अनेक राज्यों में दोहरे मानदंड है, वो कहीं ना कहीं एक असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं और वही असंतुलन इस इंडेक्स में भी दिख रहा है। ठीक है विजय सरदाना, समस्या है उसे मानना चाहिए या सिरे से खारिज कर दें और बात खत्म, शत्रुमुर्ग बन जाए? देखिए 21 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि देश में गोडाउन फुल हैं एंड पीपल आर स्टार्विंग। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि साहब ये जो स्थिति है वो नई नहीं है, ये इस देश की एक पुरानी गरीबी के साथ साथ भुखमरी आती है, हमें ये मानना पड़ेगा। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये कहना कि हर आदमी पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में पूरी तरह से सुरक्षित है, ये ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से कमियां हैं। अब रही बात की जो जिस रिपोर्ट को लेके हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये बात सही है कि आपने कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों मैं को एक रिपोर्ट यहां पर एक आपने क्योंकि बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, हमारे किसान मेहनत करते हैं, बम्पर हमारी प्रोडक्शन हो रही है, प्रति व्यक्ति हर साल 50 किलो अन्न हम बर्बाद कर देते हैं। मैं वहीं आ रहा हूं। 6,87,60,163 टन खाना बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए मैं वहीं आ रहा हूं, दो चीजें हमने जो गलत करी इस देश में और उसकी कीमत हम सबको उठानी पड़ रही है। अगर हम ये कहें कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनके पीछे भी लोग हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी न्यूट्रिशन में एनजीओज काम करती हैं जो विटामिन कार्टेल के पैसे से चलती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट जो आती है इसके पीछे कमर्शियल एजेंडा नहीं है, उसके पीछे भी एजेंडा तो भारत के पीछे ही क्यों पड़ेंगे फिर? तो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, उनको भी नीचे दिखा दें, उनको दिखा दें 110, 11, 12, 13, 14 नंबर पर। ऐसा है जहां सबसे बड़ा मार्केट होता है उसके साथ अलग ढंग से खेला जाता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बाजार की जो भारत है ना, वो बाजार है, उसको कैसे कैप्चर करना है। जैसे आपने देखा कि पहले मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का एक खेल चला जिससे कॉस्मेटिक का बिजनेस बढ़ाना। हर चीज के पीछे एक एजेंडा भी है इस दुनिया में। 90 के दशक में हमारी बड़ी मिस यूनिवर्स, वो ताकि हम लोगों को वो फॉरेन ब्रांड इंट्रोड्यूस करने थे। फिर हमने कहा जी सरसों का तेल खराब है तो हमने सोयाबीन इंट्रोड्यूस किया। हर एक चीज के पीछे एक एजेंडा होता है। तो जिस तरह से विटामिन कार्टेल दुनिया में काम उनका एजेंडा है, हमें अपने देश मैं वही आ रहा हूं। इसलिए अब देखिए, जहां तक बात है 2011 में किसकी सरकार थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि हमारे गोडाउन फुल है लेकिन लोग भूखे हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति थी। हमने फिर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्सेप्ट लाया कि वहां पे हम काम करेंगे। दुनिया में एक रिपोर्ट और है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, उसमें कहा गया ये स्कीम अच्छी है, इसके रिजल्ट आ रहे हैं। अब रही बात कि आज हमें करना क्या है। मेरा निवेदन दो चीजों पे, जो आपने कहा, पहली बात तो हमें इस देश में फूड वेस्टेज को कम करना होगा, क्योंकि 1/3 फूड हमारा वेस्ट हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ गोडाउन्स में, कुछ रास्ते में और कुछ घरों में। अगर हम फूड वेस्टेज कम करें और उसका कंजम्पशन कर लें, क्योंकि पैसा देके हम हर आदमी खरीद रहा है, अगर वो वेस्ट कम कर दें तो कहां जाएगा? पेट में ही जाएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव, पहली बात। दूसरी, नहीं मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। दूसरी है कि ये महंगाई डायन जो मेकअप सज धज कर मेकअप रूम में बैठी थी, वो बाहर आ गई है। टमाटर 100 रुपए ऊपर हो जाएगा, प्याज 60 रुपए पर बिकने लगेगा, दालें 100 रुपए से ऊपर हैं, गैस के दाम 305 रुपए 50 पैसे बढ़ गए 10.5 महीने में। मैं वहीं आ रहा हूं संदीप जी। देखिए, हम लोगों ने गलती क्या करी, और आज भी हमें सरकार को और हर स्टेट गवर्नमेंट को सोचना होगा। हमारे जितने ट्रेडिशनल फूड्स थे, चाहे वो बाजरे की रोटी थी, ज्वार की रोटी थी, हमारे ट्रेडिशनल डाइट थी, वो सारी जो आज हम गेहूं चावल खा रहे हैं उससे ज्यादा न्यूट्रिशियस थी। हम लोगों ने अपनी अच्छी डाइट, जो हमारे ट्रेडिशनल, हर स्टेट की ट्रेडिशनल डाइट है, उसको हमने छोड़ के वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट गेहूं चावल पे अंधाधुंध चले गए, ब्रेड पे चले गए। इनमें न्यूट्रिशनल लेवल कम है और ये महंगे हैं। नहीं, ये बात आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरा सवाल ये कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, 5 किलो अन्न तो मिल गया, चूल्हा जलाने के लिए गैस के पैसे देने की आपके जेब में नहीं है, टमाटर प्याज खरीदना आपके बस की बात नहीं, तो ये जुड़ती है ना दोनों बातें। जुड़ती है। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है, देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब आपकी परचेसिंग पावर घटती है तो आप सस्ते खाने की तरफ जाते हैं। जब आप सस्ते खाने की तरफ जाते हैं तो भारत सरकार को एक कैंपेन चलाना चाहिए कि ये पैसा और न्यूट्रिशन का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सस्ती सब्जी भी आपकी महंगी सब्जी से ज्यादा न्यूट्रिशियस है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। एजुकेशन टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, ये हमारी कमी है। ट्रेडिशनल फूड पे अगर हम वापस जाएंगे, सस्ता पड़ेगा, तो ऐसे डेटा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अंदाज नहीं करना चाहिए। मैसेज है, ये मैसेंजर है, ये मैसेंजर है। पर यहां पर हम क्या आंख बंद कर रहे हैं सुनील साजन? या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, ये तो पूरे देश की समस्या है ना। इसमें राजनीतिक जमात को तो एक साथ हो जाना चाहिए कि भैया और छोड़िए, बनेंगे विश्व गुरु, हो जाएगी इकॉनमी 5 ट्रिलियन की, पर वो के शेप्ड अगर रिकवरी हुई, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, तो आंकड़ेबाजी कितने दिन तक चलाएंगे? देश में कोई आदमी भूखे पेट ना सोए ना, ये तो सबका सपना होना चाहिए, साझा सपना सब राजनीतिक दलों का। जी जी जी, देखिए संदीप जी, मैं कह सकता हूं कि हर बार जब आप डिबेट बुलाते हैं या हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बहस करते हैं, जब आप बहस करते हैं तो हम क्योंकि विपक्ष में हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सरकार को घेरें, सरकार को शर्मसार करें। लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पर, जिस भुखमरी पर आप डिबेट कर रहे हैं, उसमें हम आप सब शर्मसार हैं। अगर 116 देशों का सर्वे हुआ, उसमें हम 101 स्थान पर खड़े हैं, तो सोचिए फिर हम कहां खड़े हैं, हमारे देश की स्थिति क्या है। हम दुनिया के सामने विश्व गुरु बनने की बात तो कर सकते हैं बहुत दिनों से, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? अगर ये बात मैं आपकी डिबेट में कह दूं कि 101 स्थान पर खड़े होकर के 116 में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, तो लोग कह देंगे अरे आप तो राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप ये बात कैसे कह सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यही जब 116 देशों का सर्वे हुआ संदीप जी,
भले हम 114 आते, लेकिन अगर पाकिस्तान 115 आ गया होता तो भारतीय जनता पार्टी ढोल बजा रही होती कि हम पाकिस्तान से आगे हो गए। अरे पाकिस्तान डब्बा गुल देश है, उसकी हम चर्चा क्यों करें? हमें अपने गिरेबान में झांकना है ना, कौन आगे कौन पीछे। 116 में हम 101वें पर क्यों हैं? बड़ा सवाल ये है ना। जो बात, एक सेकंड में एक बात बता दूं, खाना हम 50 किलो बर्बाद करते हैं प्रति व्यक्ति, चीन में 64 किलो प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद होता है, फिर भी भुखमरी के मामले में वो सबसे पीछे है, यानी कि इस इंडेक्स में सबसे ऊपर। वहां भुखमरी नहीं है तो हमारे यहां क्यों है? यह सवाल का हम जवाब ना तलाशें। संदीप जी, जो ये सवाल आपका है यही सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल महंगाई से जुड़ा है। अगर महंगाई पर आप बात करेंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता आपसे प्रमाण पत्र मांगेंगे। मुझे लगता है जब तक इसको नहीं समझा जाएगा, आपने कहा कि महंगाई सच धज के आ गई है इस देश में। इस समय महंगाई तो मिसवर्ड की तरह है, सबसे ज्यादा महंगाई। हम कह रहे हैं कुपोषण की हिस्ट्री आपने बताई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताई, मुझे लगता है सरदाना जी ने भी बात रखी, और हमें खुशी है राजीव रंजन जी ने कुछ तो सच स्वीकार किया। ठीक है, गलतियां सभी सरकारों की हैं। राजीव रंजन जी ने कहा नहीं, बतौर समाज, बतौर देश 75 साल आजादी के हम मना रहे हैं और कुपोषण आज समस्या है, तो ये सबकी समस्या है। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, ये सबकी समस्या। लेकिन राजीव रंजन जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, देश इससे पहले भी थोड़ा पीछे था। तो देश तो बहुत दिन पहले बैलगाड़ी से चलता था, तो अगर आज भी क्या बैलगाड़ी से चलेंगे तो इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे कि देश में पहले बैलगाड़ी थी तो आज भी बैलगाड़ी, कोई नई बात नहीं। संतुष्ट होने की बात नहीं है, ये गंभीर चर्चा है। अंजलि भारद्वाज कुपोषण विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। अंजलि, एक पर्सपेक्टिव दीजिए। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, एक रिपोर्ट आ गई उसको सर्वे बताकर कूड़े के डब्बे में डाल दो या विपक्ष हमलावर हो जाए। हमारे देश में वी आर अ 135-140 करोड़ स्ट्रॉन्ग नेशन। कुपोषण क्या एक समस्या है? पैमाने क्या होते हैं? छोड़ दीजिए इस रिपोर्ट को, हमारे सरकार के ही आंकड़े क्या बताते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं केवल अभी कुछ तथ्यों को सामने रख देती हूँ। देखिए, लॉकडाउन जब पहला हुआ 2020 में, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 90% वर्कफोर्स जो है वो गठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। 94% लोग जी, वो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो घरों में जाकर काम करने वाले लोग हैं। और जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम से उन सभी की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, और हमने देखा कि किस तरह से पलायन हुआ उस समय पर भी। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन नहीं है तो इकोनॉमिक रिसेशन खत्म हो गया, इकोनॉमी वापस आ गई, लोगों के पास जॉब्स आ गई। हम काम, जब सारा काम चलता है, राइट टू फूड कैंपेन का, दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान का, हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लोगों के पास अभी भी काम नहीं है। और ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी कोई डीप पॉकेट्स नहीं है, इनकी सेविंग्स को इतनी बड़ी नहीं है कि वो लंबे समय तक अपने और अपने बच्चों को अच्छा खाना, पोषण वाला खाना खिलाते रहे। ऐसे में जब महंगाई बढ़ रही है, जब पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज सुबह बढ़ाए जा रहे हैं, देखिए ये कहा जाता है कि किस तरीके से सरकार काम चलाएगी, टैक्सेस तो करने ही पड़ेंगे, पर ये जो टैक्सेस हैं सबसे परवर्स टैक्स हैं क्योंकि इनका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ये टैक्सेस जब लगाए जाते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो एसेंशियल कमोडिटीज का दाम बढ़ता है। हम देख रहे हैं किस तरह से वेजिटेबल्स का, सब्जियों का, दालों का दाम, एडिबल ऑयल का दाम, जो खाने का तेल है उसका दाम 11 साल के हाईएस्ट पॉइंट पे है अभी। मस्टर्ड ऑयल पिछले साल 100 रुपए पे मिल रहा था, आज 200 रुपए पे मिल रहा है। तो ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर 900 रुपए का हो गया है। तो ऐसे में जो लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसेशन के शिकार हैं, उनके खाने के ऊपर तो असर होगा ही। पर ये क्या आप कोरोना का इम्पैक्ट मानते हैं? कोरोना के बाद अब इकोनॉमी धीरे धीरे खुलेगी, थोड़े और अवसर होंगे, हमारा आर्थिक इंजन और गति पकड़ेगा, तो ये कुपोषण की समस्या क्या खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? मैं उसी पे आ रही थी।
मैं यही कह रही थी आपको कि एक तो ऐसा नहीं आ रहा, जिस तरीके के लॉसेस हुए, जॉब लॉसेस, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो ऐसा कतई नहीं है कि लोगों के पास नौकरियां वापस आ गई हैं। आगे जाके होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन ये जो पूरी षड्यंत्र की बात चल रही है, जहां सरकार कह रही है कि इसकी तो मेथोडोलॉजी ही बिल्कुल गलत है, क्या हमें वास्तव में एक हंगर इंडेक्स को देखने की जरूरत है अगर हम ये देखना चाहते हैं हमारे देश में कि भूखमरी है कि नहीं? वो जो गुड्डी देवी जो आगरा के पास अपने 5 बच्चों के साथ में स्टारवेशन में पाई गई, उनको अस्पताल में लंबे अरसे तक रखना पड़ा क्योंकि उनके परिवार ने हफ्तों तक कुछ खाया नहीं था। ऐसे लोग हमारे देश में हैं। और मैं आपको राइट टू फूड के सर्वे का बता देती हूं। एक सर्वे किया गया पिछले साल राइट टू फूड कैंपेन के द्वारा, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, और हमने 4000 परिवारों से जब बात की तो पता चला कि 65% लोगों ने कहा कि वो दाल अब कम खा रहे हैं क्योंकि दाम बढ़ गए, उनके पास पैसा नहीं है। 75% लोगों ने कहा कि वो पहले से हरी सब्जियां कम खा रहे हैं। 20 में से एक इंसान ने कहा कि वो खाना 2 टाइम का खाना खाए बगैर वो रात में सो रहे हैं। अंडा, मीट वगैरह को तो भूल ही जाइए, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया डाइट से। तो प्रोटीन ये सरकार को मालूम है, सरकार के संज्ञान में राइट टू फूड सर्वे का ये सारी फाइंडिंग्स बिल्कुल है, ये सब शेयर्ड है। और ऐसे में अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ संदीप जी कि सरकार का क्या कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई ऐसे लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड है। वो योजना में 5 किलो राशन जिनके पास राशन कार्ड है उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। लेकिन अब दिवाली के टाइम वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि उसको केवल दिवाली तक एक्सटेंड किया जाएगा। लोग कहां से खाएंगे? तो ये पॉइंट्स आप नोट कर रहे थे विजय, छोटा सा कमेंट चाहूंगा, आप मुझे क्लोज करना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें भारत सरकार को बहुत सीरियसली ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, खासकर जो रिमोट एरिया में लोग हैं, वहां पे निश्चित रूप से कुपोषण है क्योंकि वहां परचेजिंग पावर नहीं है और फ्री में खाना तो कोई देगा नहीं। तो भारत सरकार ने अभी तक जो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया वो निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन एक चाइल्ड, उसकी भी लिमिट है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये जो 5 नवंबर तक के लिए ये जो सर्वे है, इसका फोकस है 5 साल से छोटे बच्चों का। हमें आंगनवाड़ी के माध्यम से, बाकी स्वयंसेवकों के माध्यम से, जो हमारी महिला शक्ति है उसके माध्यम से, उस पे अगर हम फोकस करेंगे, मैं वापस जा रहा हूं अपनी ट्रेडिशनल डाइट्स पे क्योंकि वो लोकली अवेलेबल है। ठीक है, आपकी बात उस सही पे है। फोकस करिए। हाँ, तो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है ये, इसे हमें स्वीकारना चाहिए ना गोपाल बाबू। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जो कुपोषण की समस्या है उसको डिनाई नहीं कर रहे। अगर वो डिनाई करते तो हमारी 80 करोड़ लोगों को राशन, फ्री राशन, वन नेशन वाला स्कीम, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी उसके अलावा भी पोषण अभियान पूरा सरकार ने शुरू किया है, जिसमें महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए और जो बच्चों के लिए पूरी तरह से सरकार जागरूकता नहीं, से राइट टू फूड schemes ला सर्वे का रही है। जिक्र कर रही है ना अंजलि, कि दालें कम खानी शुरू कर दी, हरी सब्जियां तो खा ही नहीं रहे लोग। एक बड़ी तादाद है वो कहती है कि दिन में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। देखिए संदीप जी, 2 चीजें हैं, देश की कुपोषण की समस्या और गरीबी की समस्या। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, हम ना उसको डिनाई कर रहे हैं, हम सरकार के एफर्ट्स की बात करते हैं। तो यानी कि जो समस्या है, समस्या का संज्ञान हमें लेना चाहिए। इसमें ये देशभक्ति की हम शतुर्मुर्ग बन जाएं और कहते रहे वी आर द बेस्ट। सभ्य समाज हैं हम, 75 साल परिपक्व लोकतंत्र हैं, अपने गिरेबान में झांकना भी जानते हैं और सीना गर्व से चौड़ा करके ये कहना भी जानते हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन जो दिक्कतें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते हैं, और सरकार को ऐसे मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।